नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर बॉटनी का पेपर फर्स्ट साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम कवर कर रहे थे सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल आपका पूरा कंप्लीट हो गया था। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। तो आज इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो है वीडियो को पहले ही भी देख सकें जैसे ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें हम सेल साइकिल कंट्रोल की, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम रहेगा, एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, एम यहाँ से मिस है। तो आप सबको पता है कि सेल साइकिल का काम क्या है। सेल साइकिल में क्या होता है, आपका एक साइकिल चलती है जिसके बाद सेल डिवाइड होता है, नए सेल्स बनाता है। आपको सेल थियरी वगैरह मैंने पहले पढ़ाई थी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि पहले से जो सेल्स प्रेजेंट है उसी से हमारे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, डिवाइडेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, लेकिन जो सेल साइकिल चलती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, मान लीजिए कोई सेल साइकिल चल रही है, ठीक है, ये सेल साइकिल चल रही है, इसमें क्या हुआ, रेप्लिकेशन का प्रोसेस हुआ आपके सेल में। ठीक है, रेप्लिकेशन होता है, आगे रेप्लिकेशन में आपका इंटरफेज जो चलता है उसमें रेप्लिकेशन हुआ, फिर क्या होता है, आपके न्यूक्लियस कंटेंट डिवाइड होते हैं इस तरीके से, देन आपका सेल डिवाइड होता है। ठीक है, अब इस सेल साइकिल के दौरान ऐसा हो सकता है कि जो सेल आपकी साइकिल चल रही है उसके किसी पार्ट में, लाइक क्रोमोसोम जो है, ठीक है, क्रोमोसोम में कोई डैमेज आ जाए। ठीक है, क्रोमोसोम में कोई क्या आ जाए, डैमेज आ जाए, या सेल तेजी से डिवाइड करने लगे, या सेल बहुत कम डिवाइड करे, जितना उसका काम है वो उसको अच्छे से ना करे। इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, सेल साइकिल में एक कंट्रोल सिस्टम चलता है कि जो उसको कंट्रोल करता है। जैसे आपके घर में आपने देखा होगा लाइट वायरिंग हुई रहती है सबके घर में, और एक क्या होता है, स्विच होता है, पावर बटन। ठीक है, तो जब भी आप देखते हैं अब नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि आपके घर में क्या होती है, लाइट अचानक से तेज हो गई, तो क्या कर सकता है, अगर अचानक से लाइट बहुत ज़्यादा तेज हो जाए तो आपके घर की जो वायरिंग वगैरह हैं क्या होती हैं, वो पंखे वगैरह चल रहे हैं तो ख़राब हो जाते हैं, उनमें डैमेज होने का डर रहता है, क्योंकि लाइट की पावर बहुत तेज़ हो गई, जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा हो गया। तो उसके लिए क्या होता है, कटआउट लगा होता है जो उसको मैनेज करता है, क्या करता है, उसके पावर को कम कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से आपके घर के जो एसेंसेस हैं वो बच जाते हैं, वो ख़राब नहीं होते। ठीक है, उसी तरीके से सेल साइकिल में क्या है कि जो आपको पता है कि सेल साइकिल में आपके डीएनए पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, जो क्या है, हेरिडेटरी मटेरियल हैं, जो आगे पेरेंट्स में पास होते हैं। ठीक है, सॉरी, चाइल्ड्स में पास होते हैं। तो उनको उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे सिग्नलिंग चलती है, एक तरीके का कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, अगर हम इसके कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो मेनली 3 तरीके का हो सकता है। ठीक है, मेनली 3 तरीके का आप कह सकते हैं हो सकता है। पहला हो सकता है पॉजिटिव सिग्नल, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, कैसा सिग्नल, पॉजिटिव, या इसका मतलब है निगेटिव। ठीक है, सिग्नल निगेटिव हो सकता है, या टाइम पॉइंट हो सकता है, और चौथा होता है आपका चेक पॉइंट। ठीक है, चेक पॉइंट जो आपका बेसिकली किससे रिलेटेड है, सिग्नलिंग वाला, इसी चीज़ से, टाइम पॉइंट से ही, सिग्नलिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव सिग्नलिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जब सेल को डिवाइड करना होता है, स्टार्ट करना होता है डिवाइड करने के लिए, तो ये सिग्नलिंग चलती है, पॉजिटिवली सिग्नल दिया जाता है कि अच्छा हाँ, या जैसे मान लीजिए आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, सड़क पे जा रहे हैं, तो चेकिंग होती है, तो इस तरीके का एक बैरियर लगा होता है, इधर कुछ पर्सन्स खड़े हैं जिनको इस तरफ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले आपकी चेकिंग होती है, या किसी एग्जाम में आप जा रहे हैं तो वहाँ आपकी क्या होती है, चेकिंग होती है, ताकि आप कोई गड़बड़ ना करें, तब आपको खोल के अंदर जाने दिया जाता है। उसी तरीके से जब ये देख लिया जाता है कि सेल की जो सेल में चीज़ें हैं वो एकदम अच्छी हैं, अब इसको आगे डिवाइड करने दिया जा सकता है, तो उसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव सिग्नल मिलता है सेल को। और इसको रेगुलेट करने वाली चीज़ें क्या हैं, साइक्लिन और सीडीके। साइक्लिन और सीडीके के बारे में बताऊंगी। साइक्लिन तो नाम आप जान रहे, सीडीके का मतलब होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्या होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, उसी तरीके से जब सेल को
आपका दूसरा सिग्नल क्या है, नेगेटिव सिग्नल, जब सेल को स्टॉप करना हो कि अच्छा अब क्या करना है, सेल को रोकना है, बस इतना ही डिवीजन इसको चाहिए था, और अगर ज़्यादा डिवीजन होने लगेगा तो सेल कैसी हो जाएगी, कैंसरस हो जाएगी, कैंसर कॉज कर देगी। ठीक है, तो उसके लिए भी आपके कुछ क्या पाए जाते हैं, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें आपके क्या पाया जाता है, P53, ATM, ATK, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। ठीक है, जब चेक पॉइंट पढ़ेंगे, चेक पॉइंट में या चेक पॉइंट के बाद इन चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, जो निगेटिवली सिग्नल देते हैं। दूसरा होता है टाइम पॉइंट। टाइम पॉइंट की अगर बात करें तो ये टाइम क्या होता है, सेल को बताता है कि व्हेन डिसाइड इधर स्टॉप और डिवाइड, ये टाइम बताता है कि सेल को अब क्या करना है, स्टार्ट होना है या स्टॉप करना है। ठीक है, और हमारे सेल में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। आपने सेल साइकिल के एंटर फेज में पढ़ा था क्या चीज़ें, G1 फेज, G2 फेज, S फेज। उसी तरीके से कुछ चेक पॉइंट होते हैं, जैसे G1 चेक पॉइंट होता है, यहाँ पे इसको स्टार्ट या रिस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट भी कहते हैं। आप सबको पता है, इस तरीके से सेल साइकिल पाई जाती है, G1, S, G2, इस तरीके से। तो G1 क्या होता है, G1 जो होता है पहला स्टार्ट फेज होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, लॉन्गेस्ट फेज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक चेक पॉइंट होता है, इस तरीके से बैरियर लगा होता है। सेल को क्या किया जाता है, पहले चेक किया जाता है, जैसे सड़कों पे बैरियर लगे होते हैं, कोई आपके प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते हैं तो आपकी चेकिंग होती है, फिर आप वो ओपन किया जाता है, उसके बाद जाने दिया जाता है। उसी तरीके से पहला चेक पॉइंट क्या होता है, G1 के पास, जो इंटरफेज का फेज है वहाँ पे। दूसरा चेक पॉइंट आपका होता है G2 के पास, दूसरा चेक पॉइंट G2 के पास, और तीसरा होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, जो होता है आपका G2 और M के बीच में। ठीक है, G2 और M के बीच में क्या होता है, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। स्पिंडल का मतलब आप समझ रहे हैं, स्पिंडल फाइबर जो कि आपके क्रोमोसोम से अटैच हो रहे थे, इनके मूवमेंट में हेल्प कर रहे थे, तो इसकी चेकिंग होती है G2 और M के बीच में। ठीक है, सेल साइकिल कंट्रोल क्या होता है, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन जानिएगा कैसा है। इट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम, ये एक टाइप का कंट्रोल सिस्टम है जो गवर्न द सेल मशीनरी, जो सेल की मशीनरी को गवर्न करता है, by cyclically activating then inactivating the key protein and protein complexes that initiate or regulate DNA replication, mitosis and cytokinesis। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये साइक्लिकली फॉर्म में कुछ आपके प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो कि आपके डीएनए रेगुलेट क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन को, माइटोसिस को, साइटोकाइनेसिस को। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इंटरफेज में, ठीक, फिर माइटोसिस होती है। उस माइटोसिस के बाद, माइटोसिस में आपने पढ़ा था पीमैट फेज, ठीक है, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद माइटोसिस के बाद फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, यानी कि आपका सेल डिवाइड कर जाएगा। इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनको साइक्लिकली क्या किया जाता है, या तो एक्टिवेट किया जाता है जब उनकी शुरुआत करनी रहती है, पॉजिटिव सिग्नल दिया जाता है, या उनको इनएक्टिवेट किया जाता है, नेगेटिव सिग्नल दिया जाता है जब उनको बंद करना रहता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल की बात करें तो ये सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इसमें पाए जाते हैं, जिसमें मेनली दो सब यूनिट्स होते हैं, साइक्लिन और CDK, साइक्लिन और CDKs। ठीक है, साइक्लिन की अगर हम बात करें तो ये एक टाइप का रेगुलेटरी प्रोटीन है, ठीक है, जो कि बाइंड होता है CDK के साथ। इस तरीके का साइक्लिन है और इसके साथ यहाँ आके इस तरीके से CDK बाइंड होगा। ठीक है, ये साइक्लिन है मान लीजिए, और ये CDK है। ठीक है, ये साइक्लिन और CDK ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे और क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे सेल साइकिल। ठीक है, साइक्लिन आर सो नेम्ड, दे अंडरगो साइकिल ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन इन ईच साइकिल। साइक्लिन का नाम क्यों साइक्लिन क्यों पड़ा है, क्योंकि ये एक साइक्लिक सिंथेसिस है। सिंथेसिस होगा, उसके बाद ये क्या होगा, इस तरीके से डिग्रेड हो जाएगा, टूट जाएगा, इस वजह से इसका नाम क्या है, साइक्लिन। अगर हम बात करें साइक्लिन के टाइप की, तो यहाँ पे जनरली 4 क्लासेस साइक्लिन के देखे जाते हैं, जिनको स्टेज ऑफ सेल साइकिल के बेसिस पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जो कि CDK से बाइंड करते हैं और फंक्शन करते हैं। जो पहला साइक्लिन है वो आपका G1 साइक्लिन है। ठीक है, G1 स्टेज आप जान रहे हैं, इंटरफेज का G1 स्टेज। ठीक है, इंटरफेज का G1 स्टेज, ये बात की जा रही है किसके एग्जांपल लेके, यूकैरियोट सेल की। यूकैरियोट प्रोकैरियोट क्या होता है, ये बातें मैंने बताई। तो यूकैरियोट सेल में G1 साइक्लिन, देन आपका क्या आता है, S फेज आता है, सिंथेसिस फेज, S साइक्लिन, फिर एक साइक्लिन आता है G1 और S के बीच में। ठीक है, और फिर लास्ट आता है आपका M साइक्लिन। ये 4 होते हैं जो कि क्या करते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि साइक्लिन आपका क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन है, क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है। देन अगर हम CDK की बात करें तो CDK क्या होते हैं, इनको साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज कहा जाता है। साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज CDK का फुल फॉर्म है। ये क्या होते हैं, कैटालिटिक होते हैं और एक्ट करते हैं प्रोटीन काइनेज की तरह। कैटालिटिक का मतलब
कोई चीज़ की एक्टिविटी को बढ़ा देना। जैसे एंजाइम क्या होते हैं, एज अ कैटालिस्ट काम करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, एज अ कैटालिस्ट काम करते हैं और किसी भी रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे कोई कैटालिस्ट लगा दिया जाए तो यही काम वो 2 मिनट में भी कर सकता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो CDK क्या होते हैं, साइक्लिन तो वर्क करता ही है, लेकिन उसके साथ जब CDK ऐड हो जाता है तो वो और अच्छे तरीके से काम करते हैं। रेगुलेशन की बात करें, ठीक है, किस तरीके से साइक्लिन CDK रेगुलेट होते हैं, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। साइक्लिन क्या वर्क करता है, बाइंड करता है CDK, बाइंड करेगा और एक्टिवेट करेगा CDK को। ये देख सकते हैं आप, साइक्लिन है और ये CDK है, ये दोनों बाइंड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, CDK जो है वो एक्टिवेट करता है टारगेट प्रोटीन को रेगुलेट करने के लिए सेल साइक्लिन को। ठीक है, ये साइक्लिन CDK आ गए और यहाँ पे एक फॉस्फोरस, ठीक है, एक फॉस्फोरस अटैच होता है जब ये इनएक्टिव रहता है। अब ये फॉस्फोरस क्या होगा, हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, साइक्लिन कैसा प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन है और ये साइक्लिक फॉर्म में चलता है, बनता है फिर टूट जाता है, बनता है फिर टूट जाता है। तो आप देखेंगे कि जब इसका काम हो गया, इसने सेल को एक्टिव कर लिया, तो CDK तो वैसे का वैसा पड़ा है, लेकिन आपका जो साइक्लिन है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, टूट गया। तो इस तरीके से आपके रेगुलेशन होते हैं साइक्लिन और CDK का। ठीक है, होप इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आगे चलें तो आगे यहाँ पे लिखा गया है, द ब्रोकन डाउन ऑफ नॉट ओनली बिकॉज दे आर नो लॉन्गर नीडेड बट ऑल्सो बिकॉज द ब्रोकन डाउन इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल टू ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, साइक्लिन की, कि साइक्लिन जो है क्यों टूट गया, क्यों ब्रेक डाउन हो गया, क्यों ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, सिर्फ इसकी ये वजह नहीं है कि इसकी अब आगे ज़रूरत नहीं है, इसका ब्रेकडाउन इसलिए भी हो जाता है ताकि जो सेल है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेप में, इस स्टेप से फिर दूसरे स्टेप में क्या करे, ट्रांजिट हो सके, ट्रांसफ़र हो सके। इसके लिए इसका क्या होना, डिस्ट्रक्ट होना, टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें CDK की, तो CDK ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट ए फैमिली ऑफ फंक्शनली रिलेटेड प्रोटीन काइनेज। जो CDK है वो एक फैमिली, फंक्शनली रिलेटेड फैमिली से मिलकर बनी होती है जिसे काइनेज कहते हैं। काइनेज क्या होता है, दे आर एंजाइम्स दैट ऐड फॉस्फेट ग्रुप टू टारगेट सबस्ट्रेट। काइनेज आप कहीं भी देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे क्या, ग्लाइकोलिसिस जब पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में आपके क्या होता है, हेट्रोकाइनेज आप पढ़ते हैं। ठीक है, हेट्रोकाइनेज, वहाँ भी क्या होता है, आपका फॉस्फेट ऐड होता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो आप समझिए, काइनेज कहीं भी लगता है तो वो क्या करता है, किसी भी ग्रुप, किसी भी टारगेट सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, फॉस्फेट को ऐड करता है। ठीक है, जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो ग्लूकोज पढ़ते हैं, ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हेट्रोकाइनेज, काइनेज आ रहा है ना, काइनेज का वर्क ही है फॉस्फेट को ऐड करना किसी सबस्ट्रेट से। तो यहाँ भी CDK क्या कर रहा है, फॉस्फेट ऐड कर रहा है, तब तक सेल क्या है आपका, इनएक्टिव है, और जैसे ही फॉस्फेट हट रहा है सेल एक्टिव हो जा रहा है। तो ये ऐसा फंक्शन परफॉर्म करता है। CDK की बात करें तो ये कैटालाइज करता है फॉस्फोराइलेशन को स्पेसिफिक सेरीन एंड थ्रियोनिन रेसिड्यू पे स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन के। आप सबको पता है प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। कई सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और आपका जो CDK है वो कैटालाइज कर रहा है या फॉस्फोराइलेट कर रहा है, प्रोटीन पे ही वर्क कर रहा है, वो एक टाइप का प्रोटीन ही है। तो वो जिस अमीनो एसिड, उन प्रोटीन में इस तरीके से कई सारे प्रोटीन से, अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना है, तो वो जिस स्पेसिफिक प्रोटीन पे वर्क करता है, प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो आप सब ने थ्रियोनिन, सेरीन, इन सब का नाम सुना होगा। तो जिस पर्टिकुलर प्रोटीन पे वो वर्क करता है वो प्रोटीन आपके क्या होते हैं, सेरीन होते हैं और थ्रियोनिन होते हैं। ठीक है, टारगेट प्रोटीन फॉर CDK फॉस्फोराइलेशन डिटरमाइंड बाई एसोसिएटेड साइकिल। जो टारगेट प्रोटीन है उसमें CDK फॉस्फोराइलेशन तभी डिटरमाइन होता है जब वो साइक्लिन के साथ क्या होता है, एसोसिएट होता है, इस तरीके से अटैच होता है। ठीक है, डिफरेंट साइक्लिन आर प्रेजेंट एट डिफरेंट फेजेज ऑफ सेल साइकिल। डिफरेंट टाइप के साइक्लिन प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फेजेज में सेल साइकिल के, मतलब G1 पे अलग, G2 पे अलग, S पे अलग, M फेजेज पे अलग, इस तरीके से डिफरेंट फेजेज पे डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं साइक्लिन। डिफरेंट फेजेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ डिफरेंट टारगेट प्रोटीन्स, और हर फेज पे अलग अलग टारगेट प्रोटीन होते हैं। G1 पे अलग टारगेट प्रोटीन होगा, G2 पे अलग होगा, S पे अलग होगा, M फेज पे अलग होगा। तो उनके टारगेट प्रोटीन भी अलग अलग होते हैं, मतलब एक ही प्रोटीन पे थोड़ी ना वर्क करेगा। हर उस फेज पे, मान लीजिए G1 फेज है तो इसका टारगेट प्रोटीन कोई और होगा, इसका टारगेट प्रोटीन कोई और होगा। ठीक है,
जो फॉस्फोराइलेशन का इवेंट है आर ट्रांजिएंट एंड रिवर्सिबल। कैसे होते हैं? ट्रांजिएंट मतलब ट्रांसवर्सिबल होते हैं, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं, और रिवर्सिबल मतलब ऐसे स्टेज से यहाँ पहुँच सकते हैं तो इधर से इधर भी जा सकते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है कि व्हेन साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स डिसअपीयर्स द फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट प्रोटीन आर रैपिडली डिफॉस्फोरेटेड बाय द एंजाइम फॉस्फेटेज। यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है फॉस्फेटेज, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बहुत डिफरेंस होता है, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेटेज, सब अलग अलग नाम है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डिफरेंस आप समझा करिए। जब साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे, तो जो आपके फॉस्फोराइलेटेड सबस्टांस है यानी कि जिसपे फॉस्फेट अटैच है वो क्या होगा? डीफॉस्फोराइलेट हो जाएगा बहुत तेजी से। और किस एंजाइम की मदद से? फॉस्फेटेज एंजाइम। यानी कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ से फॉस्फेट को हटाने के लिए यहाँ पे क्या लगाया गया है? फॉस्फेटेज लगाया गया है। क्या लगाया गया है? फॉस्फेटेज, ताकि इसको क्या किया जा सके? रिमूव किया जा सके, फॉस्फेटेज एंजाइम लगाकर। तो इस तरीके से सेल साइकिल का रेगुलेशन होता है। आगे हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है आपका सेल साइकिल चेक पॉइंट के बारे में। इसके बारे में कुछ नॉर्मल रूल्स हम पढ़ लेते हैं, कल हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो नॉर्मल सेल मूव होता है इन सेल में इन एवरी रेगुलेटरी क्या होता है? वे। जो कोई भी सेल जो मूव हो रहा है सेल साइकिल में, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये बहुत रेगुलेटेड वे में मूव होता है, ऐसे ही नहीं कहीं पे मूव हो जाता है। जो चेक पॉइंट्स होते हैं इनको सर्विलांस मैकेनिज्म भी कहा जाता है। सर्विलांस मैकेनिज्म का मतलब जो आप कभी भी स्टेशन पे जाते हैं, मेट्रोज पे जाते हैं या आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, तो वहाँ आपकी क्या होती है? चेकिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, फिडेलिटी इवेंट होता है एक टाइप का, जैसे आपको चेक किया जाता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हार्मफुल होगा, जैसे आपको चाकू वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, कोई भी औजार वगैरह, ताकि इससे डर बना रहता है कि कहीं कोई हमला तो नहीं कर देगा, इस वजह से इसकी चेकिंग होती है। उसी तरीके से सेल के भी चेक पॉइंट्स होते हैं, उनकी सर्विलांस मैकेनिज्म होती है जो ये चीज़ इंश्योर करती है कि जो सेल जा रहा है, जो आगे सेल डिवाइड होने वाला है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो पूरे तरीके से ठीक है, वो आगे जाके नया सेल जो बनाएगा वो मैच्योर होगा, हेल्दी होगा। ठीक है, इस वजह से बात करें, दीज पॉइंट इंश्योर दैट इनकम्प्लीट और डैमेज्ड DNA डू नॉट पास ऑन डाटर सेल। यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि इस तरीके से सेल है, तो यहाँ आपका ये सेल इधर इधर, ये जो यहाँ डिवाइड होने वाला है या नेक्स्ट स्टेज में पहुंचेगा, इसमें किसी तरीके का जो DNA मटेरियल पाया जा रहा है वो डैमेज्ड ना हो, किसी तरीके से उसमें कोई कमी ना हो, इनकम्प्लीट ना हो, जो भी हो अच्छे से पास हो। ठीक है, अगर बात करें चेक पॉइंट के एग्जिस्टेंस की, तो इसको हाइपोथेसाइज्ड किया था, यानी कि इसके बारे में परिकल्पना की थी किसने? हार्टवेल और वीनर्ट, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था। इन्होंने मेनली 3 टाइप के चेक पॉइंट्स के बारे में बताया था। वो चेक पॉइंट्स आपके कौन कौन से हैं? सबसे पहला चेक पॉइंट है G1 चेक पॉइंट, जिसे कि G1 और S ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि G1 के बाद जो सेल साइकिल है S में ट्रांजिट होती है, और इसे सेल साइकिल चेक पॉइंट भी कहते हैं। दो नामों से जाने दिए जाते हैं, या G1 चेक पॉइंट दे दे या G1 और S ट्रांजिशन दे दे, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें तो इसे G2 चेक पॉइंट भी कहते हैं। G2 चेक पॉइंट को G2 या M ट्रांजिशन, क्योंकि G1 के बाद S में जाएगा, S के बाद आपके G2 में जाएगा, G2 से M जाता है, तो इसे G2 टू M ट्रांजिशन भी कहते हैं, G2 टू M ट्रांजिशन भी कहते हैं, या इसे DNA डैमेज चेक पॉइंट भी कहते हैं। यहीं पे चेक होता है कि DNA डैमेज फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाती है आपकी इस पॉइंट पे आपकी सिंथेसिस हो जाती है DNA की। ठीक है, सिंथेसिस दैट मीन्स आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब DNA बन गया है कि DNA में कोई डैमेज ना हो, इस चीज़ को चेक करने वाला स्टेज आपका G2 टू M ट्रांजिशन है। देन लास्ट स्टेज आपका होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, इसे मेटाफेज टू एनाफेज फॉर्म भी कहते हैं। मतलब इसकी चेकिंग कहाँ होती है? मेटाफेज से एनाफेज में। आप सबको पता है मेटाफेज में आपके यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे इस तरीके से क्या आते हैं, आपके क्रोमोसोम्स आते हैं, यहीं से स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है जो एनाफेज में अलग होता है, तो स्पिंडल की असेंबली यहीं पे चेक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी चीज़ें आपको पढ़नी थी। आगे हम G1 चेक पॉइंट या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, G2 चेक पॉइंट, G2 M ट्रांजिशन क्या होता है उसके बारे में, स्पिंडल असेंबली क्या होता है, P53 क्या होता है, ATM, ATK, ATR क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इसके आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।